हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फोर्थ। और यूनिट फोर्थ कौन सी है हमारी? साझेदारी फर्म का विघटन। बच्चों, हमने साझेदारी के मूल तत्व से शुरू किया था। उसके बाद साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, जिसमें हमने उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन, और उसी में हमने साझेदार के प्रवेश से रिलेटेड देखा। फिर उसके बाद जो तीसरी यूनिट थी वो हमारी थी एक साझेदार का फर्म से अवकाश ग्रहण करना या उसकी मृत्यु होना। इससे रिलेटेड हमने सवाल किए। और अब हमारी जो चौथी यूनिट है, मतलब इस साझेदारी का जो एंडिंग है, वो है फर्म का विघटन। बच्चों, एक फर्म मतलब पूरा व्यवसाय, और उसका विघटन होना मतलब व्यवसाय को पूरी तरह से बंद करना, उस व्यवसाय को बेच देना। इसके पहले वाली जो घटनाएं हमने देखी थी, पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब होता है कि उसमें कुछ परिवर्तन कर देना और उसको चलते रहने देना, वो आगे भी चलती रहेगी, व्यवसाय चलता रहेगा, वो होता है पुनर्गठन। और आज जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो है फर्म का विघटन। तो फर्म का विघटन का मतलब होता है, विघटन करना मतलब पूरी तरह से समाप्त कर देना, मतलब व्यवसाय अब आगे फ्यूचर में नहीं होगा, उनके सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे, उनके पास न कोई संपत्ति बचेगी न कोई दायित्व बचेगा। तो इसी से रिलेटेड जो बातें हैं भाई, यहाँ पर हमारा जो साझेदारी फर्म जो चैप्टर है ये समाप्त भी हो जाएगा। इसमें हमने करीब 4 प्रकार की जो बातें थी वो एक पूरा पैकेज था। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जो फर्स्ट यूनिट यदि नहीं समझ पाएगा, यदि समझता नहीं है, तो वो सेकंड थर्ड उसको आगे की यूनिट समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए ये पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस की तरह है कि जो साझेदारी के मूल तत्व समझेगा वही पुनर्गठन समझ सकता है, जो पुनर्गठन समझेगा वही उसके अवकाश ग्रहण समझ सकता है, और जिसने इन तीनों को पढ़ा है वही फर्म का विघटन भी कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आप सभी का वेलकम है। बच्चों देखिए, साझेदारी फर्म का विघटन। अब हम साझेदारी किसे कहते हैं हमें मालूम है कि भाई कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 साझेदार मिल करके जब कोई व्यापार करते हैं, उस व्यापार से होने वाले लाभ को आपस में बांटते हैं। बांटने के लिए कोई एक रेशो रखते हैं, तो ऐसे, और उनके बीच में एक अनुबंध होता है, तो वो कहलाता है साझेदारी फर्म। फिर हमने बाद में देखा कि उनके बीच में कुछ शर्तों में परिवर्तन होता है, या कोई साझेदार प्रवेश करता है, या कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, या किसी साझेदार की मृत्यु होती है। ऐसी कंडीशन में उनकी शर्तों में परिवर्तन होने से, मतलब अनुबंध में परिवर्तन होने से फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। इससे रिलेटेड भी सवाल हमने कर लिए। अब हम फर्म के विघटन में क्या होता है, तो इसको हम समझेंगे कि भाई साझेदारी का विघटन मतलब क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा पहले भी वर्णित किया गया है कि साझेदारी के विघटन से साझेदारों के मध्य संबंध पुनर्गठित हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर देखो, आप लोगों को दो बातें ध्यान देना है, साझेदारी का विघटन और फर्म का विघटन। भाई साझेदारी मतलब उनके बीच का अनुबंध, उस अनुबंध का विघटन होना मतलब वो फिर से एक अनुबंध बना सकते हैं। और फर्म का विघटन मतलब पूरे व्यवसाय को बंद करना। ठीक है, इसलिए ये 2 शब्दों का आप ध्यान देना। साझेदारी का विघटन का मतलब होगा कि वो पुनर्गठित हो सकती है, और फर्म का विघटन होगा इसका मतलब कि वो पुनर्गठित नहीं हो सकती, वो व्यवसाय पूरी तरह से क्या होगा, बंद होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे पहले भी वर्णित किया गया है कि साझेदारी के विघटन। अब ये साझेदारी का विघटन, यहाँ साझेदारी का मतलब किससे होता है, अनुबंध से होता है। मतलब उनके बीच में जो समझौता हुआ है उसका विघटन होना। विघटन होना मतलब कि अनुबंध में जो शर्तें तय हुई थी उन शर्तों में कुछ परिवर्तन कर देंगे, तो वो उसका विघटन हो जाएगा और एक नई शर्त तय हो जाएगी। तो हमने 500 रुपए के स्टाम्प पे कुछ अनुबंध किया है। ठीक है, 4 महीने बाद की यार हमने कोई पैसे उधार लिए थे, 4 महीने की डेट दी थी, 4 महीने बाद भी हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमने उसको कोई ब्याज दे दिया और बोला कि यार 4 महीने और आगे बढ़ा देते। तो हमारा पुराना अनुबंध रद्द हो गया और एक नया अनुबंध और हमने कर लिया, मतलब वो कंटिन्यू हो गया आगे, ये पुनर्गठन कहा गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से साझेदारी का विघटन मतलब उनके बीच की जो शर्तें हैं उन शर्तों में परिवर्तन होना। तो साझेदारी के विघटन से साझेदारों के मध्य संबंध पुनर्गठित हो जाते हैं। उनके बीच में जो संबंध है वो कैसे हो जाते हैं, फिर से नए हो जाते हैं, पुनर्गठित हो जाते हैं। परंतु फर्म अपने व्यवसाय को पहले की भांति करती है। मतलब पुनर्गठन में फर्म अपना जो व्यवसाय है निरंतर जारी रखती है। अब यहाँ पर साझेदारी का विघटन निम्न प्रकार से हो सकता है। हमने देखा कि भाई साझेदारी का विघटन मतलब फर्म साझेदारी फर्म का पुनर्गठन।
ठीक है, साझेदारी का पुनर्गठन होना। तो निम्न प्रकार से होता है, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होना, इस समय भी फर्म का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। एक नए साझेदार का प्रवेश करना, इस समय भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है। साझेदार का अवकाश ग्रहण करना, इस समय भी पुनर्गठन होता है। एक साझेदार की मृत्यु होना, इस समय भी पुनर्गठन होता है। और किसी साझेदार का दिवालिया होना, ये पांचों कंडीशन ऐसी है जिसमें एक साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, मतलब उनके बीच का जो संबंध है वो परिवर्तित हो जाता है और फर्म का व्यवसाय निरंतर आगे चलते रहता है। अब हम आगे देखेंगे, ये तो हुआ साझेदारी का विघटन। और भी है निर्दिष्ट कार्य का समापन, यदि साझेदारी इसी के लिए गठित की गई हो, तथा साझेदारी की अवधि का समापन यदि साझेदारी एक निर्धारित समय अवधि के लिए निर्धारित की गई, ऐसी स्थिति में वो क्या कर देते हैं, उसको पुनर्गठित कर देते हैं कि वो अवधि भी बढ़ा सकते हैं और एक नया काम लेकर के और उस साझेदारी फर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम चलते हैं, हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो है फर्म का विघटन। ठीक है, अब इसके पहले ये वाली बातें क्यों समझना जरूरी थी, क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि साझेदारी का विघटन क्या होता है और फर्म का विघटन क्या होता है। तो साझेदारी मतलब अनुबंध, अनुबंध का विघटन होना मतलब एक नया अनुबंध हो सकता है, वो पुनर्गठित हो जाता है, उस समय व्यवसाय बंद नहीं होता है। लेकिन फर्म का पुनर्गठन, फर्म फर्म मतलब उनके पूरा व्यवसाय, उसको विघटित करना मतलब पूरी तरह से साझेदारी समाप्त हो जाती है, उनके बीच के संबंध समाप्त हो जाते हैं, सारी संपत्ति और दायित्वों के जो खाते हैं क्लोज कर दिए जाते हैं, मतलब अब उनके बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता, वो फर्म का विघटन कहलाता है। चलो उसको हम किताब की भाषा में भी समझ लेते हैं। देखिए, साझेदारी फर्म का विघटन न्यायालय के आदेश या न्यायालय के दखल के बिना या इस खंड में बाद में वर्णित अन्य तरीकों से हो सकता है। मतलब एक जो फर्म का विघटन जो है वो किन किन तरीकों से हो सकता है, भाई कम से कम 2 साझेदार और अधिक से अधिक 50 साझेदारों ने मिल करके कोई साझेदारी फर्म शुरू करी, अपना व्यापार शुरू चला रहे हैं। अब वो अपनी फर्म को बंद करना चाहते हैं, मतलब उस फर्म के व्यवसाय को पूरी तरह से क्लोज करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो फर्म का विघटन कब कर सकते हैं, या तो न्यायालय उनको आदेश दे, कोर्ट उनको आदेश दे कि भैया अब आपका व्यवसाय बंद कर दो। तो कोर्ट कब आदेश देगा, यदि कोई गैर कानूनी काम हो रहा होगा, इलीगल काम हो रहा होगा, या नियमों का पालन नहीं कर रहे होंगे, साझेदारी अधिनियम 1932 के नियमों का पालन नहीं कर रहे होंगे। ऐसी कंडीशन में कोर्ट कब आदेश देता है, जब अनिवार्य हो जाता है। भाई कभी भी कोर्ट कब दखल देता है, जब कोई भी झगड़े होते समाज में निपट जाए, घर परिवार में निपट जाए, तब तक कोर्ट नहीं आता है। लेकिन कोर्ट कब दखल देता है, जब व्यक्ति कोर्ट में जाता है। ठीक है, तो न्यायालय आदेश दे या न्यायालय के दखल के बिना इस खंड में बाद में वर्णित अन्य तरीकों, अब आगे और तरीके दिए हैं जिसके माध्यम से एक फर्म का विघटन होता है। उल्लेखनीय है कि फर्म का विघटन होने पर साझेदारी का विघटन अवश्य हो जाता है। भाई ये साझेदारी है, मतलब ये पूरा क्या हो गया, फर्म, और इसके बीच में क्या है, ये साझेदारी है, ये साझेदारी है और ये क्या है, फर्म है। ठीक है, अब यदि ये फर्म विघटित होगी, यदि फर्म विघटित होगी, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और उसके बीच में कोई एक इंसान है या देश है या इंसान है ना, एक मनुष्य है, तो उस मनुष्य के मरने पर क्या पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, नहीं। लेकिन इस पृथ्वी के नष्ट होने पर मनुष्य बचेगा क्या, नहीं बचेगा। एक देश के नष्ट होने पर पृथ्वी नष्ट नहीं होगी, एक देश के नष्ट होने पर एक देश पूरा का पूरा देश समुद्र में डूब गया तो क्या पृथ्वी पूरी डूब जाएगी, नहीं। लेकिन पृथ्वी यदि पूरी तरह से डूब गई या पृथ्वी नष्ट हो गई तो कोई भी देश नहीं बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर एक जो साझेदारी मतलब उनके बीच जो अनुबंध है, यदि फर्म का विघटन होता है, फर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है, तो उनके बीच में साझेदारी नहीं रहेगी, साझेदारी भी नहीं रहेगी, है ना। यह बात हमको समझना है। तो यहाँ पर साझेदारी फर्म का विघटन न्यायालय के आदेश से या न्यायालय के दखल के बिना या इस खंड में बाद में वर्णित अन्य तरीकों से हो सकता है। उल्लेखनीय है कि फर्म का विघटन होने पर साझेदारी का विघटन अवश्य हो जाएगा। ये बात मैं बार बार आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये
अनिवार्य, ये उसमें परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और ये बच्चा उसमें कंफ्यूज होता है कि साझेदारी का फर्म का विघटन साझेदारी का विघटन होता है, मतलब फर्म के विघटन पर साझेदारी का विघटन होता है, लेकिन साझेदारी के विघटन पर फर्म का विघटन नहीं होता। समझ गए? फर्म मतलब पूरा व्यवसाय, यदि पूरा व्यवसाय बंद होगा तो उनके बीच का जो अनुबंध है वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब फर्म का विघटन साझेदारी का विघटन हुआ, लेकिन उनके बीच का अनुबंध यदि पुनर्गठित हुआ, मतलब साझेदारी, उनके बीच की जो साझेदारी है उसका विघटन हुआ, मतलब विघटन होना मतलब उनके बीच का जो अनुबंध है वो समाप्त होना, तो क्या फर्म भी समाप्त हो जाएगी? नहीं। उनके बीच का अनुबंध समाप्त होना मतलब वो एक नया अनुबंध कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में फर्म का व्यवसाय चालू रहता है। ठीक है। अब फर्म का विघटन निम्न में से किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो फर्म का विघटन या फर्म का व्यवसाय किन किन तरीकों से बंद हो सकता है? तो ये तरीके बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी आईएमपी, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि एक फर्म का विघटन कितने तरीकों से होता है। परीक्षाओं में बस इसी बेस पर क्वेश्चन पूछा है, इसमें से सवाल बहुत कम आता है। ये मानकर चलो कि 100 में से 10% इसमें से सवाल आने का चांसेस रहता है और 90% की थ्योरी आती है। ठीक है, तो इसलिए, और उसमें भी ये वाला जो पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण है कि एक फर्म के विघटन के कौन कौन से तरीके हैं, फर्म के विघटन की कौन कौन सी विधियां हैं, और उसमें भी फिर बीच में से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू पूछे जाते हैं कि ये तरीका फर्म के कौन सी विधि का है, तो उसको हम समझने वाले हैं। देखो, फर्म के विघटन के 5 प्रकार दिए गए हैं। फर्म के विघटन के कितने प्रकार दिए गए हैं? 5 प्रकार दिए गए हैं। उनको मैं एक व्यू में आपको दिखाता हूं। देखो, यहाँ पर एक नजर में आपको ये दिख जाएगा। ये 5 प्रकार दिए गए फर्म के विघटन के, जो कि आपको दिख जाएंगे। सबसे पहला प्रकार कौन है? समझौते द्वारा विघटन। उनके बीच में जो अनुबंध हुआ है, उस अनुबंध में उन्होंने दर्शाया होगा कि एक फर्म का विघटन हम कैसे कर सकते हैं, तो वो समझौते द्वारा विघटन हुआ। दूसरा विघटन है अनिवार्य विघटन। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि फर्म को अनिवार्य रूप से बंद करना ही पड़ेगा। अभी जैसे मुंह में पानी जा रहा है, ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को नहीं तैरना आता, फिर भी उसको तैरना ही पड़ेगा। जैसे ही कि भाई अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब फर्म को बंद किए बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो वो अनिवार्य विघटन होगा। तीसरा है अनिश्चितता की स्थिति में। अनिश्चितता की स्थिति में, या इसको हम बोलते हैं संयोग द्वारा। इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है? कहीं आपकी जो मार्केट की बुक होती है उसमें संयोग द्वारा विघटन भी लिखा जाता है ना, संयोग द्वारा या अनिश्चितता की स्थिति में। चौथा है सूचना द्वारा विघटन। साझेदारों ने पहले ही उनकी साझेदारी का जो तरीका है, जैसे साझेदारी फर्म जो होती है तो उनके बीच की जो साझेदारी है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। सीमित दायित्व वाली साझेदारी, असीमित दायित्व वाली साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी, है ना। तो जो ऐच्छिक साझेदारी होगी, तो ऐच्छिक साझेदारी में क्या होगा कि साझेदार अन्य साझेदारों को सूचना दे देगा, वे हम फर्म का विघटन करना चाहते हैं, तो वो सूचना दे करके वो क्या कर सकते हैं, फर्म को विघटित कर सकते हैं। तो ये सूचना द्वारा विघटन कहलाता है। और 5वां प्रकार है न्यायालय द्वारा विघटन, कि जहाँ ये चारों फेल हो जाएंगे, कि फर्म के विघटन के लिए चारों अभी उसमें आगे नहीं आ रहे, ऐसी कंडीशन में और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि भैया कोई व्यक्ति कोर्ट में चला गया कि नहीं अब इस फर्म को बंद कर देना चाहिए, कोर्ट में केस लगा दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करता है और कोर्ट के द्वारा अनिवार्य रूप से उसका विघटन कर दिया जाता है। तो ये 5 प्रकार है, पांचों प्रकार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फर्म के 4 नंबर में पूछ लिया कि फर्म के विघटन के तरीके लिखिए, उनको समझाइए, तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। सबसे पहला हो गया समझौते द्वारा विघटन, दूसरा हो गया अनिवार्य विघटन, तीसरा हो गया संयोग द्वारा विघटन, चौथा हो गया सूचना द्वारा विघटन, और 5वां हो गया न्यायालय द्वारा विघटन। अब इन पांचों को हम उसके जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के आधार पर मैं थोड़ा बड़ा करके आपको बताता हूं, एक एक को समझना है। ठीक है। अब सबसे पहला वाला जो पॉइंट हमारे सामने आ रहा है और वो है समझौते द्वारा विघटन। सबसे पहला वाला कौन सा है? समझौते द्वारा विघटन, ये वाला। अब समझौते द्वारा विघटन, भाई साझेदारी का जन्म ही समझौते से होता है, साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है। मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ शर्तें तय होती है और उन शर्तों के अनुसार वो अपने साझेदारी का व्यवसाय करते हैं।
तो जब वो शर्तें तय करते हैं तब वो फर्म के विघटन के लिए भी शर्तें रख देते हैं कि भाई हमारे फर्म को हम कब विघटित कर सकते हैं। तो समझौते द्वारा विघटन में फर्म का विघटन निम्न परिस्थितियों में हो सकता है। सभी साझेदारों की सहमति से। नंबर 1, सभी साझेदार सहमत है कि हाँ अब हमें फर्म को बंद कर देना चाहिए, फर्म का व्यवसाय बंद कर देना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेंगे, फर्म का विघटन कर देंगे। मतलब सभी साझेदार सहमत है, कोई बात ही नहीं, वहां पर न समाज को कोई लेन देना है, न यहाँ कोर्ट कोई हस्तक्षेप करेगा, न किसी थर्ड पार्टी को कोई मतलब है, किसी को कोई मतलब। भाई 4 लोगों ने व्यवसाय शुरू किया साझेदारी का, अब कुछ समय के बाद में चारों तैयार है कि यार अब हमारा से व्यवसाय मतलब अब हमें इस व्यवसाय को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। चारों सहमत है, व्यवसाय को बंद कर देंगे। मतलब ये समझौते के द्वारा उनके आपस की सहमति से। तो जब सभी साझेदार की सहमति होगी तो ये कौन सा विघटन कहलाएगा, समझौते द्वारा विघटन कहलाएगा। दूसरा है साझेदारों के मध्य अनुबंध के अनुसार, उनके बीच में एक अनुबंध हुआ है, उस अनुबंध में उन्होंने शर्त रख दी है कि भाई हम उसमें जो भी शर्त रखी है उस शर्त के आधार पर फर्म का विघटन हो जाएगा। तो वो शर्त जिस दिन भी खड़ी हो जाएगी उस शर्त के अनुसार, उस अनुबंध के अनुसार क्या करेंगे, वो फर्म का क्या कर देंगे, विघटन कर देंगे। भाई जब उनके बीच में समझौता हुआ, उस समझौते में उन्होंने एक कंडीशन डाल दी कि भाई फर्म का विघटन किस परिस्थिति में हो सकता है, वो उन्होंने यदि उसमें डाल दिए और वो परिस्थिति निर्मित हो गई तो उस समय वो फर्म का क्या कर देंगे, विघटन कर देंगे। मतलब ये कहलाता है समझौते द्वारा विघटन। या तो वो सभी सहमत है या उनके साझेदारी अनुबंध में उन्होंने अनुबंध किया है कि फर्म का विघटन कब होगा। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया उन्होंने कि सभी साझेदारों की सहमति से फर्म का विघटन किस तरीके का विघटन है, तो आपको बताना पड़ेगा समझौते द्वारा विघटन। 4 ऑप्शन दे दिए, समझौते द्वारा विघटन, अनिवार्य विघटन, संयोग द्वारा विघटन, सूचना द्वारा विघटन, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये समझौते द्वारा विघटन है या अनुबंध के आधार पर विघटन या सभी साझेदारों की सहमति से विघटन। ये दोनों पॉइंट है, किसके पॉइंट है, ये समझौते द्वारा विघटन के हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कौन से पॉइंट की तरफ, दूसरे पॉइंट की तरफ। और दूसरा पॉइंट है अनिवार्य विघटन। भाई यहाँ पर तो कंपलसरी हो गया। भाई अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब कि उसके द्वारा, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है, अनिवार्य हो गया। अब ऐसी कंडीशन में फर्म को बंद करना ही पड़ेगा, फर्म का व्यवसाय बंद करना ही पड़ेगा। अब ऐसे अनिवार्य परिस्थिति कब निर्मित हो जाती है, तो देख लेते। फर्म का अनिवार्य विघटन निम्न परिस्थिति में होता है जब कोई एक साझेदार या सभी साझेदार, जब कोई एक साझेदार या सभी साझेदार दिवालिया हो जाए या किसी अनुबंध, चलो इसको और छोटा करते हैं, हमारा कुछ पॉइंट छूट रहा है उसमें, इसमें आ जाएगा। ठीक है, जब कोई एक साझेदार, जब कोई एक साझेदार है ना, इस बात को ध्यान रखना, अनिवार्य विघटन कब होता है, जब कोई एक साझेदार या सभी साझेदार क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए। तो दिवालिया होना मतलब कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोन हो गया और वो अब ऐसी परिस्थिति में है कि वो उस लोन का भुगतान अपनी संपत्तियों को बेच करके भी नहीं कर सकते हैं। मतलब व्यापार की संपत्ति तो है ही, लेकिन अपनी पर्सनल संपत्ति बेच करके भी उन भुगतान, वो दायित्वों का भुगतान नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में वो कोर्ट के सामने सरेंडर कर देते हैं कि हम अपने आप को दिवालिया घोषित करते हैं। तो जब कोई एक साझेदार या सभी साझेदार क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो सवाल ही नहीं उठता भाई सभी साझेदार दिवालिया हो गए तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, अनिवार्य रूप से फर्म को बंद ही करना पड़ेगा। जब कोई एक साझेदार या सभी साझेदार दिवालिया हो जाए या किसी अनुबंध को करने में अक्षम हो जाए, अनुबंध को करने में अक्षम हो जाए। भाई हमने पहले ही पढ़ा था कि साझेदार कौन बन सकता है, जिसमें अनुबंध करने की क्षमता होगी। मतलब भाई कोई भी व्यक्ति व्यवसाय कौन करता है, जो सौदा कर सकता है, दूसरे व्यापारी के साथ लेन देन कर सकता है। लेन देन करने के लिए सौदा करना होगा, सौदा कौन कर सकता है, जो सक्षम होगा, जो अनुबंध कर सकता है, मतलब जिसमें बुद्धि होगी। अब वो क्या हो गया, किसी अनुबंध को करने में अक्षम हो गया। अक्षम हो गया मतलब कि वो पागल हो गया, या फिर कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया, या फिर वो किसी क्राइम में फंस गया तो कोर्ट ने उसको गैरकानूनी साबित कर दिया कि ये अब किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकता, है ना, बहिष्कार कर दिया गया उसका। तो
ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो किसी भी अनुबंध करने के सक्षम नहीं है। अब अनुबंध नहीं कर सकता तो व्यवसाय कैसे होगा, और ऐसी कंडीशन में फर्म का व्यवसाय अनिवार्य रूप से क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो या तो एक साझेदार या सभी साझेदार, या फिर ये दिवालिया हो जाए या किसी अनुबंध को करने में क्या हो जाए, अक्षम हो जाए। ऐसी कंडीशन में फर्म को अनिवार्य रूप से क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए। तो जो 4 साझेदार थे वो जिस व्यवसाय को करने के लिए उन्होंने साझेदारी शुरू करी थी, अब उन्होंने यू टर्न ले लिया और क्या करने लग गए, अब वो गैर कानूनी काम करने लग गए, चोरी छुपे कुछ 2 नंबर का काम करने लग गए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो जो साझेदारी की विशेषताएं हैं कि व्यवसाय कैसा होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। ये तो 4 चोर मिलकर के चोरी का काम भी करेंगे और कोर्ट में बोल देंगे कि ये तो हमारी साझेदारी है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग मिलकर के कोई व्यवसाय कर सकते हैं, तो ये हमारा व्यवसाय है, साझेदारी का व्यवसाय है। लेकिन उसमें एक शर्त और डाली गई है कि वो व्यवसाय कैसा होना चाहिए, कानून की दृष्टि से लीगल होना चाहिए, वैध होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। तो कानून की दृष्टि से जो व्यवसाय वैध नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में फर्म को अनिवार्य रूप से बंद करना पड़ेगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा है, जब कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि साझेदारी फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए। जैसे जब एक साझेदार ऐसे देश का नागरिक हो जिसका भारत के साथ युद्ध घोषित हो जाए। कोई भी हमारे जो दुश्मन देश है वो व्यक्ति उस देश का नागरिक है, दुश्मन देश का नागरिक है। ऐसी कंडीशन में हमें उस फर्म को अनिवार्य रूप से बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसके राइट्स का उपयोग उस देश के साथ कर सकता है, अपने अधिकारों का उपयोग अपने देश के लिए कर सकता है। इसलिए दुश्मन देश का यदि कोई नागरिक है और वो हमारे फर्म का साझेदार है, तो ऐसी कंडीशन में भी फर्म को अनिवार्य रूप से क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो ऐसी जो 3 कंडीशन है कि एक साझेदार या सभी साझेदार दिवालिया हो जाए या अनुबंध करने में अक्षम हो, जब फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी घोषित हो जाए, या फिर जब कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि साझेदारी फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो जाए। मतलब ऐसा एग्जाम्पल कि भाई वो साझेदार दुश्मन देश का नागरिक है, तो ऐसी कंडीशन में भी अनिवार्य विघटन होता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके हो गए, एक तो हो गया अनुबंध द्वारा, दूसरा हो गया अनिवार्य विघटन। अब हम तीसरा देखते हैं, अनिश्चितता की स्थिति में। ये बहुत संदेह पैदा करने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। संदेह पैदा करने वाला मतलब ये वास्तव में संदेह पैदा करने वाला ही है। मतलब कैसा है ये, तो हम बोलेंगे संयोग द्वारा अनिश्चितता। अनिश्चितता को क्या बोलोगे, जो निश्चित नहीं है। तो जो निश्चित नहीं है, जैसे आप जा रहे हो, आपके मन में अपने फ्रेंड के बारे में कुछ सोच रहे हो और आपका फ्रेंड आपको सामने मिल जाए, आप क्या बोलोगे, ये संयोग है। संयोग मतलब कि ऐसी परिस्थितियां बनी कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो आपको वही मिल गया। या फिर आप कोई सामान लेने गए और वो सामान पहली बारी में ही दुकानदार ने आपके सामने रख दिया, तो आप क्या बोलोगे कि ये तो संयोग है। ये तो संयोग मतलब अनिश्चितता, कि जो पहले से निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो इसको बोला जाता है संयोग द्वारा फर्म का विघटन या अनिश्चितता के द्वारा फर्म का विघटन। तो इसमें क्या क्या बातें आती है, इन जो उसके अंदर जो पॉइंट्स है ना, उनको ध्यान रखना है कि ये कौन से विघटन के तरीके में आते हैं, क्योंकि परीक्षा में उनको ही पूछा जाता है। यदि एक निर्धारित अवधि के लिए गठित की गई है, तो साझेदारी फर्म एक समय के लिए गठित की गई है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए गठित की गई है, और उस अवधि के समाप्त हो जाने पर, वो अवधि समाप्त हो गई मतलब फर्म अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये संयोग है। आपने 5 साल के लिए फर्म का गठन किया और 5 साल हो गए, ये क्या हो गया, आप फर्म का गठन हो गया। किस में आएगा, ये संयोग द्वारा। यदि एक या अधिक उपक्रम के लिए गठित है तो उसके पूरा होने पर, मतलब आपने जिस काम के लिए फर्म का गठन किया गया है और वो काम पूरा हो गया। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखे होंगे बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उसके टेंडर निकलते हैं। अब किसी एक व्यक्ति की इतनी कैपेसिटी नहीं होती वो टेंडर को लेने की, तो क्या होता है कि 4 दोस्त या 5 या 10 लोग मिल करके क्या होते हैं, वो टेंडर ले लेते हैं। कोई पुलिया बनाना है, कोई रोड बनाना है,
कोई कुछ और बिल्डिंग बनाना है, टंकी बनाना है पानी की पंचायतों में, और शासन के ऐसे काम होते हैं, तो उसका टेंडर ले लिया जाता है और वो सब मिल करके काम करते हैं। तो जहाँ काम हुआ, जैसे मान लो ब्रिज का निर्माण करना है, वो ब्रिज का निर्माण हुआ तो वो उनकी जो साझेदारी है, वो निर्माण जैसे खत्म हुआ उनकी साझेदारी भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो किसी काम के लिए यदि उन्होंने साझेदारी का गठन किया गया है, वो कार्य पूरा हो गया, तो उनके बीच की साझेदारी भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो फिर तीसरा है साझेदार की मृत्यु होने पर। भाई दो साझेदार है और एक साझेदार की मृत्यु हो गई, अब एक ही बचा। एक बचा मतलब वो साझेदारी साझेदारी रही नहीं। भाई एक एक व्यवसाय के अंदर एक ही व्यक्ति है, मतलब वो एकाकी व्यापार हो गया, साझेदारी रही नहीं। भाई साझेदारी की पहली शर्त क्या है, कम से कम 2 लोग होना। तो एक साझेदार की मृत्यु होगी, 2 थे, एक मृत्यु हो गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फर्म को, ये संयोग है, ये संयोग द्वारा फर्म का विघटन होगा। साझेदार के दिवालिया घोषित होने पर, कोई साझेदार दिवालिया घोषित हो गया, ऐसी कंडीशन में भी फर्म क्या हो जाएगा, वो फर्म का संयोग द्वारा विघटन घोषित होगा। तो ये संयोग द्वारा विघटन कहाएगा, ये 4 स्थितियां हैं। फिर चौथी है सूचना द्वारा विघटन। सूचना द्वारा विघटन में ये होता है कि ये साझेदारी कैसी है, ऐच्छिक साझेदारी है। साझेदारी के अलग अलग प्रकार है, साधारण साझेदारी, असीमित दायित्व वाली साझेदारी, सीमित साझेदारी, सीमित दायित्व वाली साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी। तो जो ऐच्छिक साझेदारी होगी, जिसको हम स्वैच्छिक साझेदारी बोलते हैं, ये ऐच्छिक साझेदारी की स्थिति में यदि एक साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित में सूचना देकर साझेदारी फर्म के विघटन की इच्छा व्यक्त करता है, वो लिखित में सूचना देता है कि भाई अब मैं फर्म को विघटन करने की मेरी इच्छा है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, फर्म का विघटन कर सकते हैं। वो सूचना द्वारा, सूचना देकर के, लिखित में सूचना देकर के फर्म का विघटन कर सकते हैं। फिर पांचवा है और सबसे इंपॉर्टेंट है न्यायालय के द्वारा विघटन। जब ये ऊपर के चारों तरीके फेल हो जाएंगे कि अनिवार्य रूप से विघटन होना है फिर भी उसको विघटित नहीं कर रहे हैं, सूचना द्वारा विघटन होना है फिर भी उसको विघटित नहीं कर रहे हैं, समझौते द्वारा उसका विघटन होना है फिर भी उसका विघटन नहीं हो रहा है, संयोग द्वारा विघटन होना है फिर भी उसका विघटन नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि न्यायालय के द्वारा उसका विघटन किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा उसका विघटन होगा। ठीक है, न्यायालय के द्वारा विघटन। न्यायालय विघटन कब करेगा, एक साझेदार की याचिका पर यदि कोई साझेदार कोर्ट में पहुंच जाता है और वो साझेदारी के विरुद्ध कोई केस लगा देता है, तो एक साझेदार की याचिका पर निम्न स्थितियों में न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे। भाई कोर्ट अपने आप चल करके तो आएगा नहीं, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि क्या परिस्थिति है, कोर्ट को जाकर कोई बताएगा। मतलब साझेदारों में से कोई व्यक्ति या फिर बाहर का कोई व्यक्ति कोर्ट साझेदारी के विरुद्ध केस लगाता है, तो जब कोई साझेदार मानसिक संतुलन खो दे, 4 साझेदार है उसमें से एक साझेदार का मानसिक संतुलन खो गया, मतलब वो अब अनुबंध करने के योग्य नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में यदि कोई साझेदार कोर्ट में पहुंच गया कि यार इसके कारण व्यवसाय खराब हो रहा है और उसको हम बाहर कर रहे हैं लेकिन बाहर भी नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो कोर्ट पहुंच जाएगा और वो फर्म के द्वारा, कोर्ट के द्वारा उसको फर्म का विघटन करने का आदेश दिया जाएगा। जब कोई साझेदार स्थायी रूप से साझेदार के कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम हो, मतलब कि वो साझेदार है लेकिन वह कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है स्थायी रूप से, मतलब कि वो अपने नियमों का, साझेदारी के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो एक साझेदार क्या होगा, वो कोर्ट में पहुंच जाएगा, केस लगा देगा साझेदारी के विरुद्ध, और ऐसी कंडीशन में कोर्ट उसको बंद करने का आदेश दे देगी। जब कोई साझेदार कुप्रबंध का दोषी हो जिससे कि फर्म के व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका हो, कुप्रबंध मतलब कि वो मैनेजमेंट में गड़बड़ी कर रहा है, ऐसे कंडीशन में भी वो फर्म का विघटन करने का कोर्ट आदेश दे सकता है। लेकिन एक बात यह है, कोर्ट कब आदेश देगा, उनमें से ही कोई साझेदार केस लगाएगा तब, कोर्ट मन से नहीं आएगा। जब कोई साझेदार जानबूझकर बार बार साझेदारी अनुबंध का उल्लंघन करता हो, उनके बीच में जो अनुबंध हुआ है और वो अनुबंध का पालन ही नहीं कर रहा है, ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट इसको न्यायालय द्वारा फर्म के विघटन का आदेश दिया जा सकता है। जब कोई साझेदार फर्म में अपना संपूर्ण हित किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दे, भाई साझेदारी की एक विशेषता है
कि कोई भी साझेदार अपना हित किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे मैं साझेदार हूँ, मैं उसमें व्यवसाय में शामिल नहीं हो रहा हूँ और मैं मेरी जगह मेरे किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ कि तू काम कर, तो ये हित का हस्तांतरण करना हुआ, और ऐसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति साझेदार है वही उसमें काम करेगा। तो जब कोई साझेदार फर्म में अपना संपूर्ण हित किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दे तो ये साझेदारी का नियम का उल्लंघन है, और ऐसी कंडीशन में भी एक साझेदार फर्म में कोर्ट में केस करेगा और कोर्ट के द्वारा उसको अनिवार्य रूप से विघटित करने का आदेश दिया जाएगा। जब फर्म को व्यवसाय चलाने में हानि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो, तो फर्म कंटिन्यू लॉस में जा रही है, हानि होती जा रही है, ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट चला जाएगा साझेदार और उसको बंद करने का आदेश दिया जाएगा। जब न्यायालय फर्म के विघटन को ठीक व न्याय संगत समझे, जब कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा कि इसके विघटन अनिवार्य रूप से है, उसको न्याय संगत लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर देगा, वो फर्म का विघटन कर देगा। मतलब कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा उसके विघटन का क्या कर दिया जाएगा, आदेश दे दिया। तो ये 5 तरीके हैं, ये सबसे वेरी आईएमपी है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्म के विघटन से रिलेटेड प्रश्न आने की, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की 10% संभावना रहती है और 90% आपको उसमें थ्योरी आने की संभावना रहती है। और उसमें प्रश्न आ जाएगा 4 नंबर का कि फर्म के विघटन की विधियां लिखी। मैं इसको डिटेल में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी में से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, चाहे बहुविकल्पी हो, रिक्त स्थान हो, सही जोड़ी हो, सत्य सत्य हो, एक वाक्य वाले, वो इनके बीच में से आएंगे। कोई भी तरीका पूछ लिया जाएगा कि जब कोई साझेदार मानसिक रूप अपना संतुलन खो दिया है, ऐसी कंडीशन में फर्म का विघटन कौन सा विघटन होगा, या कोई साझेदार कोर्ट में चला गया, तो कोई सा भी तरीका पूछ लेंगे तो वो आपको बताना पड़ेगा कि ये न्यायालय द्वारा फर्म का विघटन है, ये संयोग द्वारा फर्म का विघटन है, ये ऐच्छिक सूचना द्वारा विघटन है, ये अनिवार्य विघटन है, या समझौते द्वारा विघटन, ये कौन सा तरीका है। ठीक है, तो ये फर्म के विघटन के हमने कितने तरीके देखे, 5 तरीके देखे, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि एक फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में क्या अंतर है। अभी इतनी देर से हम विघटन 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 जो शब्द सुन रहे हैं, तो यहाँ पर 2 शब्द हमारे सामने आ रहे हैं, एक साझेदारी का विघटन और एक फर्म का विघटन। तो दोनों में क्या अंतर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए ये इसको समझना जरूरी भी है। तो सबसे पहला बॉक्स दिया है हमारा साझेदारी का विघटन और दूसरे नंबर पर दिया है फर्म का विघटन। आधार दिया है, सबसे पहला दिया है व्यवसाय की समाप्ति। तो सिंपल सी बात है, यदि आपने फर्म के विघटन को समझ लिया तो आप इसका अंतर लिख सकते हो। व्यवसाय की समाप्ति, व्यवसाय पूरी तरह से समाप्त कब होगा, फर्म के विघटन पर व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो जाता है, लेकिन साझेदारी के विघटन पर व्यवसाय समाप्त नहीं होता, उनके बीच का अनुबंध बदलता है और व्यवसाय तो चलता रहता है। ठीक है, तो साझेदारी के विघटन पर व्यवसाय बंद नहीं होता, व्यवसाय समाप्त नहीं होता, लेकिन फर्म के विघटन पर व्यवसाय क्या होता जाता है, बंद हो जाता है। दूसरा है संपत्तियों दायित्वों की व्यवस्था। भाई साझेदारी के विघटन पर संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, मतलब जिस समय पुनर्गठन किया जा रहा है उस दिन संपत्ति और दायित्वों की फिर से वैल्यू निकाली जाती है और एक नया चिट्ठा बनाया जाता है और व्यवसाय चलता रहता है। लेकिन फर्म के विघटन पर संपत्तियों को बेच दिया जाता है और उससे जो वसूली होती है उससे दायित्वों का भुगतान किया जाता है। मतलब संपत्ति और दायित्व जो खाते हैं, संपत्ति और दायित्व खाते बंद कर दिए जाते हैं। मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साझेदारी के विघटन पर संपत्ति और दायित्वों के जो खाते हैं वो चालू रहते हैं, ओपन रहते हैं, और फर्म के विघटन पर बंद कर दिए जाते हैं। न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता, कोई पुनर्गठन में कोर्ट की जरूरत नहीं है, वो अपनी आपसी सहमति से पुनर्गठन कर सकते हैं। लेकिन विघटन में न्यायालय के आदेश द्वारा किया जा सकता है। तो फर्म के विघटन के लिए न्यायालय का इंटरफेयर हो सकता है। आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, वे साझेदारी के मध्य आर्थिक संबंध जारी रहते हैं किंतु कुछ परिवर्तन होता है। वे साझेदारी के विघटन में साझेदारों के जो मध्य संबंध है वो निरंतर जारी रहते हैं, बस कुछ परिवर्तन होता है। और फर्म के विघटन में उनके बीच के संबंध पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। अब ना तो वो साझेदार रहते हैं ना साझेदारी रहती है। अब मतलब आज फर्म का विघटन हो गया, कल से मतलब उनको कोई साझेदार के नाम से नहीं जानेगा। पुस्तकों का बंद होना, ये आ गया। व्यवसाय के समाप्त न होने के कारण
इसकी आवश्यकता नहीं होती। मतलब फर्म की पुस्तकें बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फर्म के विघटन पर सारी बहियों को बंद कर दिया जाता है, सारी पुस्तकें क्लोज कर दी जाती है, मतलब संपत्तियों को बेच दिया जाता है, उनसे जो राशि वसूल होती है उनसे दायित्व का भुगतान कर दिया जाता है, बचा हुआ पैसा साझेदार आपस में बांट लेते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मतलब व्यवसाय पूरी तरह से क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आता ही है, बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब हम हमारी कुछ आज की जो हमने पढ़ा है उसकी हम जांच कर लेते हैं कि भाई निम्न कथनों में कारण सहित सत्य असत्य का उल्लेख करें। साझेदारी का विघटन फर्म के विघटन से भिन्न है। बताओ, एक साझेदारी का विघटन फर्म के विघटन से भिन्न है, सत्य असत्य? बिल्कुल सत्य है। साझेदारी का विघटन अलग और फर्म का विघटन अलग, क्योंकि साझेदारी के विघटन पर फर्म का व्यवसाय बंद नहीं होता, लेकिन फर्म के विघटन पर साझेदारी भी बंद हो जाती है। दूसरा है, साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी का विघटन हो जाता है। गलत है। एक साझेदार की मृत्यु होने पर फर्म का पुनर्गठन होता है। फर्म का सॉरी, ये देखो यहाँ पर हमें इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी का विघटन हो जाता है, बिल्कुल सही है। साझेदारी, ये ध्यान देना पड़ेगा, साझेदारी का विघटन मतलब पुनर्गठन। एक साझेदार की मृत्यु होने पर साझेदारी का विघटन होता है, मतलब पुनर्गठित होती हो, ये सत्य है। यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ साझेदारी शब्द आ गया, मतलब साझेदारी का विघटन मतलब अनुबंध का विघटन, तो वो पुनर्गठित हो सकता है। सभी साझेदारों की सहमति से फर्म का विघटन हो जाता है, सत्य है। तो सभी साझेदार सहमत है, फर्म का विघटन हो सकता है। ये कौन सा तरीका है? ये अनुबंध द्वारा, समझौते द्वारा। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म का निश्चित विघटन हो जाता है, ये क्या है? गलत है। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म का विघटन नहीं होता, ये बोल रहा हो जाता है, ये गलत हो गया। फर्म के विघटन पर साझेदारी का विघटन निश्चित होता है, बिल्कुल सही है। एक फर्म का विघटन होगा तो साझेदारी विघटित हो जाएगी। फर्म का अनिवार्य समापन हो जाता है जब सभी साझेदार या एक के अतिरिक्त सभी साझेदार दिवालिया हो जाए, बिल्कुल सही है। तब सभी साझेदार या एक को छोड़कर सब साझेदार दिवालिया हो गए तो ये अनिवार्य विघटन होगा। एक साझेदार के विक्षिप्त होने की स्थिति में न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकता है, ये हमने अभी देखा, न्यायालय द्वारा समापन, ये भी क्या है? सत्य है। और न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना साझेदारी का विघटन संभव नहीं है, ये गलत है। न्यायालय के द्वारा फर्म का विघटन तो 5वां प्रकार है, उसके पहले कितने हैं? 4 हैं। तो फर्म का विघटन ऊपर के 4 तरीकों से हो सकता है। अब ये बोल रहे हैं कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना फर्म का विघटन नहीं हो सकता, सॉरी, अब यहाँ पर देखो फिर आ गया साझेदारी शब्द आ गया, है ना। इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना साझेदारी का विघटन संभव नहीं है, ये है तो गलत, लेकिन यहाँ पर देखो आपको ध्यान देना पड़ेगा, साझेदारी का विघटन लिखा है कि फर्म का विघटन है। जब भी विघटन से रिलेटेड कोई बात आएगी आपको इन 2 शब्दों को पकड़ना पड़ेगा कि ये साझेदारी लिखा है कि फर्म लिखा है, क्योंकि पूरा अर्थ का अनर्थ, मतलब उसका अर्थ ही पूरा बदल जाता है। साझेदारी का विघटन मतलब पुनर्गठन और फर्म का विघटन मतलब व्यवसाय का बंद होना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। हमने फर्म के विघटन से रिलेटेड बहुत सारी बातें आज देखी है। कल आगे हम देखेंगे कि खातों का निपटारा कैसे किया जाता है, कि जब एक फर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है इसका मतलब कि सारी संपत्तियों को बेचा जाता है, उनसे पैसा वसूल किया जाता है और उन्होंने जितना भी लोन लिया हुआ है वो लोन दायित्वों का भुगतान किया जाता है और जो बचे हुए पैसे साझेदारों का पूंजी खाता बना के सभी में बांट दिया जाता है। तो कौन कौन से खाते बनते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उसके कौन कौन से क्वेश्चन हैं, वो हम अगले क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे आप उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।